सरहद के उस पार देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर मैं इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अरविंद सहारन। सहारन साहब का ताल्लुक इंडिया से है और राजस्थान में इनका ज़िला है गंगानगर। बहुत से व्यूअर्स जानते होंगे कि गंगानगर एक प्लैन्ड सिटी है और ये राजस्थान का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ज़िला है जो बहावल नगर के काफ़ी करीब है। अरविंद सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं और इनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत रोमांस है और इमोशनल अटैचमेंट है। इसी से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो अरविंद बताएंगे कि आपकी इस रोमांस और इस इमोशनल अटैचमेंट की वजह क्या है? थैंक यू शकील साहब। मैं इस धरती का बेटा हूं। ये वो धरती है जिसने बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, बाबा नानक, वारिस शाह को पैदा किया। 70 साल से पाकिस्तान वजूद में है। हमारे दरमियान एक लाइन है, लेकिन ये सरजमीन तो वही है जो कि सदियों से यहाँ थी और यहाँ पर लोग आबाद थे। सिर्फ इसलिए कि आज हम दो अलग अलग मुल्क है, इससे ये तो नहीं हो जाता कि मेरा इस मिट्टी से जो नाता है, जो सदियों पुराना है, वो टूट जाए। पाकिस्तान से मेरा जो रिश्ता है वो दोस्ती का है, मोहब्बत का है, जज्बात का है। ये वो रिश्ता है जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक एहसास है जिसे इंसान महसूस ही कर सकता है। तो मैं उस धरती में पैदा हुआ और यहाँ का जो भी बाशिंदा है, फिर वो चाहे इस पार का हो या उस पार का हो, ख्वाह उसका जो मजहब है वो कोई भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस धरती पे बसने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनमें जो है अपनी ही एक झलक देखता हूँ। वो मेरे अपने ही हैं। क्या आज सिर्फ इसलिए कि ये एक अलग मुल्क है मैं उनसे अपना वो रिश्ता तोड़ दूं? ऐसा हो नहीं सकता। तो शहीद आजम भगत सिंह, जिनको मैं बड़ी इज्जत से देखता हूँ, उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, वहीं पर वो जेल में रहे, उनकी डेथ भी वहीं हुई। मैंने पाकिस्तान आके और उनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है, उनका जो गांव है, वो देखा, उनका घर देखा, और उसको देखकर मेरे जो एहसास थे वो मेरे लफ्जों की तर्जुमानी नहीं कर सकते शकील साहब। अच्छा अरविंद, आप जब आए 2018 में पाकिस्तान आए, आपने अभी जैसे बताया कि आप फैसलाबाद गए, उसके अलावा आप लाहौर गए, इस्लामाबाद आप गए, आप कराची भी गए, ननकाना साहब गए। तो वो आपका जो विजिट था, पहला विजिट था, वो कैसा रहा? आप स्टूडेंट से भी मिले गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो इंटरेक्शन कैसा था? जी, वो इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरा दौरा कैसा रहा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा कि पाकिस्तान आने की आखिर वजह क्या है। मेरा जो ताल्लुक है वो बॉर्डर के इलाके से है। गंगानगर एक बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही ज़िला है। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, मैं उनके घर बचपन में जाया करता था। एक छोटा सा गांव है नग्गी, जहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी है। तो वहां जाकर, और 10-11 साल का जब मैं था, थोड़ी बहुत समझ पकड़ी। तो मैं जब बॉर्डर पे गया और मैंने जिद की उस पार जाने की, तो मुझे ये कहा गया कि नहीं, आप उस पार नहीं जा सकते हैं, वो एक अलग मुल्क है जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और वो एक दुश्मन मुल्क है। तो ये जो बात है मुझे बड़ी अजीब लगी और मुझे ये समझ में ना आए कि एक ही मिट्टी के अंदर लोग एक तार बना के और ये कहें कि आज के बाद तुम्हारा उस पार वालों से कोई रिश्ता नहीं रहा। ये मुझे परेशान कर रही थी बात काफी सालों तक। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं और बड़ा होता गया और फिर मैं न्यूजीलैंड आ गया अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद हिंदुस्तान से। तो यहाँ आकर बहुत सारे लोग मिले पाकिस्तान के, जो कि मेरे ही जैसे थे, मेरी ही जबान बोलते थे, हमारे एक जैसे शौक थे। मुझे लगा कि एक वक्त ऐसा आएगा शायद जब कभी मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिले, लेकिन उसको एक्टिवली मैंने कभी परसू नहीं किया था कि वो कब जाऊंगा। तो बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए साल 2016 में मैंने वाघा बॉर्डर देखा। मैं अपनी फैमिली के साथ वहां गया
और वाघा बॉर्डर की जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहां पर दोनों तरफ से लोग आते हैं उसको देखने के लिए हर शाम को। तो वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब हम लौट रहे थे तो एक पाकिस्तानी फैमिली ने हमारी तरफ हाथ हिलाया, तो हमने भी हाथ हिलाया। तो हमें एक बीएसएफ के जवान ने आके कहा कि आप हाथ नहीं हिला सकते हैं उस तरफ, ये अलाउड नहीं है। तो ये बात सुन के मुझे बहुत हैरत हुई, और मैं जब वापस आया होटल में तो मैंने अपने घर वालों से पूछा, मेरी मदर से, नानी से, कि आज आपने जो देखा वो क्या था। तो उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वहाँ पे देशभक्ति का जज्बा आपको सिखाया जाता है, जिसको उर्दू में हुब्बुल वतनी कहते हैं। तो उन्होंने, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। सीधे साधे लोग हैं जी, गांव देहात से आते हैं, वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते बातों को सोचने में। मगर मेरी वाइफ ने ये बात कही कि मुझे ऐसा लगा कि वो एक नफरत का बाजार है, जहां पर हर रोज 10-15 हजार लोगों के दिलों में नफरत घोल के और उनको वापस भेजा जाता है। जिस तरह से वो फौजी एक दूसरे को देखते हैं, घूरते हैं, और दोनों तरफ से नारेबाजियां होती हैं, तो हमें लगा कि इससे कुछ अच्छा निकल कर नहीं आ सकता, सिवाय कि हमारे दरमियान जो एक नफरत है, इसमें मजीद इजाफा ही हो सकता है। तो उस फैमिली को देखकर मुझे लगा कि कितना अच्छा हो अगर मैं अगली बार छुट्टियों में आऊं, क्यों ना मैं उस पार जाकर आऊं और वहां के लोगों से मिलूं और ये जानने की कोशिश करूं कि उनके हमारे बारे में क्या ख्यालात हैं। तो साल 2018 में दिसंबर के महीने में मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला। आपके जितने भी लोग हैं, राइट फ्रॉम द मोमेंट जब आप बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वो पाकिस्तानी रेंजर ने मेरा इस्तकबाल किया और ये कहा कि उम्मीद करता हूं कि आपका सफ़र अच्छा गुजरे और आप कुछ अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। यही बात इमिग्रेशन के अंदर भी हुई, कस्टम्स के साथ भी। बहुत ही फ्रेंडली लोग थे, उन्होंने भी पूछा कि घूमने आए हैं? मैंने कहा जी। अकेले आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने पूछा कोई खास वजह है? मैंने उनको वजह बताई कि मैं बहुत सालों से ये सोच रहा था और जब भी हिंदुस्तान आता हूँ, हर रोज ढलती हुई शाम के साथ मेरा दिल भी उस वक्त बैठने लग जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ रह गया है जिस तरफ ये सूरज ढल रहा है। अगर जिन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो, जब हिंदुस्तान में हमारी तरफ सूरज ढलता है तो वो पाकिस्तान की तरफ, सरहद की तरफ ढलता है। तो वो ढलती हुई शाम मुझे बहुत बेचैन करती थी और उसी बेचैनी को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो उन्होंने इस्तकबाल किया मेरा और वहाँ से फिर मैं आगे पहले तो लाहौर देखा, लाहौर से ननकाना साहब जाना हुआ, बाबा नानक के जन्म स्थल को मैंने देखा और देख के बहुत खुशी हुई। वहाँ बहुत सारे नौजवान भी मुझे मिले, उन्होंने पूछा कि मेरे साथ जो थे उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आपका मीडिया तो बड़ा इंतशार फैलाता है। मैंने कहा हाँ भाई कुछ ऐसी ही बात है। तो मैंने कहा अब छोड़ो मीडिया की और ये सारी बातें, आए एक वक्त के लिए उन सब को भुलाकर एक हो जाएं। तो मैं वहाँ पे आप को मैं बताऊं शकील साहब, जितने भी नौजवान थे उनको मेरी ये जो बातें थी वो इतनी अच्छी लगी कि हर इंसान ने मुझे सीने से लगाया। ये मैं ननकाना साहब की आपको बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद में थोड़ा कम वक्त गुजारा, लेकिन ज़्यादातर जो वक्त है वो लाहौर और कराची में बिताया। बहुत ही अच्छा वक्त था। हर बीते हुए दिन के साथ हिंदुस्तान लौट कर आना बड़ा मुश्किल हो गया था। अगर छुट्टियां खत्म ना होती तो मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में कुछ और वक्त गुजारूं। आपने पूछा कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी मुलाकात हुई स्टूडेंट से। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। मैं इश्तियाक अहमद साहब की क्लास में बैठा, वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहे थे, 2-2.5 घंटे की क्लास थी। क्लास के बाद इश्तियाक साहब ने कहा अपने स्टूडेंट से कि आज शाम को आप खाने के लिए मेरे यहाँ पर आएँ, हॉस्टल में जहाँ पर वो मुकीम थे। तो मुझे उस वक्त कुछ याद ना आए कि मैं इनसे कैसे कहूँ इन बच्चों से कि मैं इनसे ही मिलने आया हूँ। तो वो उनमें से एक दो ने कहा सर मेरी थोड़ा काम है मुझे और ये है वो है। तो मुझसे रहा ना गया, तो मैंने वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक कव्वाली है, उसकी 3-4 लाइनें मुझे याद आ रही थी, तो वो मैंने उनसे कही कि आज की शाम फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो बहुत आएंगे मगर
ऐसी बरसात फिर ना होगी, तो मैं आप लोगों से ही मिलने आया हूँ, सो प्लीज कम। तो वो आए जी, और उनके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त बिताया, और आज भी वो सारे मेरे दोस्त हैं। और उस रात को और उस मैं वहां पर जो गुफ्तगू हुई, मैं उसको बहुत ही डियरली मैं उसे मिस करता हूँ, उन तमाम लोगों को, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं लौट कर दोबारा आऊँ वहां। अच्छा, आपने ये तो बड़ी मुस्बत बातें की। तो हम बहुत सी चीज़ों को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, तो जी ऐसी चीज़ें जो आपको मुख्तलिफ लगी, और आप ये कहते हैं कि आप वेल विशर हैं पाकिस्तान के, आप दोस्त हैं पाकिस्तान के, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या कमी है, क्या चीज़ है जो बेहतर की जा सकती है? पाकिस्तान में जो होटल्स हैं वो बहुत कम हैं, खासतौर से अगर आप अच्छे होटल्स की बात करें। लाहौर में तो मैंने इतने नहीं देखे, 3-4 होटल्स थे, और उनको अगर मैं कंपेयर करूं तो पूरे, अगर मैं ये कहूं पूरे दिल्ली में पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स होंगे। सिर्फ एक दिल्ली शहर में पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा 5 स्टार होटल्स होंगे। 20 किलोमीटर की दूरी पर अमृतसर है, छोटा शहर है लाहौर के मुकाबले। लाहौर तो अनडिवाइडेड पंजाब की कैपिटल थी, और उस जमाने में ये कहावत थी कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो हाले जम्या नहीं। ही हु हैज़ नॉट सीन लाहौर हैजंट बीन बॉर्न येट। आपकी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि बड़ी अच्छी उनकी मेंटेनेंस होगी, वो बात नहीं थी। होटल्स की, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा शदीद कमी है। शायद वजह ये भी है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा कोई टूरिस्ट नहीं आते। अगर टूरिस्ट आते तो शायद जो जो लोग शॉपिंग प्लाजाज बनाते हैं, वो उनका रुझान होटल्स बनाने में होता। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर फिर से नज़रसानी करे, और क्यों ना अपने दरवाजे हिंदुस्तानियों के लिए खोल के देखें। फिर आपको पता चले कि सिर्फ हिंदुस्तान से ही शायद करोड़ों में लोग होंगे जो पाकिस्तान आकर देखना चाहेंगे, वहां पे वक्त गुजारना चाहेंगे। आफ्टर ऑल हिस्ट्री तो हमारी एक ही है, एक ही जमीन पे लोग वहां पे रहते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, जो लोग लुट पिट कर वहां से आए थे। आप उनकी फैमिलीज में आज भी जाके बैठे उनसे बात करें तो लाहौर की बात आती है, और अपने घरों की वो बात करके आज भी बेहद उदास हो जाते हैं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो एक रोमांस मेरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो नॉर्दर्न जो इंडिया है, शुमाली हिंदुस्तान, वहां की एक बहुत बड़ी आबादी का है पाकिस्तान के साथ। कमियां और भी बहुत सारी हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि आज वो दिन है उन पे बात करने का। किसी और रोज बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट्स ने आपसे कुछ ये नहीं पूछा, आपका इंप्रेशन क्या है, और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने पूछा मुझसे कि हमारा ये शहर, गवर्नमेंट कॉलेज और पाकिस्तान आपको कैसा लगा, जिसे मैंने सम अप किया। उस वक्त जो मेरे जहन में बात आ रही थी, मैं ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम्स ही देख रहा था पूरी शहर में और हर जगह। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान एक बेहद खूबसूरत बाग की तरह है, जिसमें एक से एक खूबसूरत फूल हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि सारे फूल एक ही किस्म के, एक ही रंग के हैं। और बाग तभी अच्छा लगता है जब उसमें हर किस्म के, हर रंग के फूल हों। ये बात उन स्टूडेंट्स को समझ में आई, और मुझे लगता है कि उन्होंने इस पे गौर फिक्र की होगी बाद में, या उस वक्त एक वक्त के लिए एक सन्नाटा था, खामोशी का आलम था। आई गेस समझने वाले समझ गए होंगे। जहां तक एजुकेशन का हवाला है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है साहब। हमारे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग पे काफी हद तक जोर दिया जाता है, पाकिस्तान में क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इस पर बात नहीं होती। और स्टूडेंट्स ने जो बचपन में मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होता है, वो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वहाँ पर वो कन्फ्यूजन का के शिकार हो जाते हैं। जैसे मैंने उस वक्त पूछा और बहुत सारी बातें उनसे की, तो उन्होंने कहा कि अब बताएं हिंदुस्तान कैसा है, और मैंने बहुत सारी इंडिया की मिसालें दी, सो उन्हें यकीन ना हो इस बात के ऊपर। तो उन्होंने इश्तियाक साहब से भी पूछा कि सर आप बताएं क्या ये सच है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ये बिल्कुल ठीक कह रहा है अरविंद जो कह रहा है। तो ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। शायद वो सोचने पे मजबूर हुए होंगे कि हिंदुस्तान वैसा तो नहीं है जैसा हमें बताया जाता है।
अच्छा अरविंद, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है सैयद नूर, और हमारे एक टीवी एक्टर हैं तौकीर नासिर। उनके साथ भी आपकी एक डिबेट हुई नियो टीवी पे। वो कैसा रहा आपका इंटरेक्शन उनके साथ? जी, उनके साथ इंटरेक्शन मेरा जो है वो काफ़ी गर्मा-गर्मी हुई, बहस हुई उनके साथ। दरअसल उस प्रोग्राम में मुझे बुलाने की वजह थी मेरा एक वीडियो जो मैंने पाकिस्तान के मोटरवे पे बनाया था। हम्म। तो उस वीडियो में मैंने पाकिस्तान के मोटरवे की जो फैसिलिटीज़ हैं रेस्ट स्टॉप की, उनकी बड़ी तारीफ़ की, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा था एक वक़्त पे। जब मैंने देखा तो वो इट वाज़ ट्रेंडिंग इन द टॉप 3 न्यूज़ आइटम्स। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि एक हिंदुस्तानी आया है यहाँ पर और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। शायद ये हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ी अजीब-सी बात लोगों को लगती है। उन्हें लगता है कि हिंदुस्तानी है तो शायद कोई बुराई ही करेगा, इसने हमारी कोई अच्छी बातों को कैसे देख लिया। तो ख़ैर वहाँ पे जब बात शुरू हुई तो पहले तो बड़ी पॉज़िटिव बातें हुई। उन्होंने कहा जी अरविंद आपको पाकिस्तान कैसा लगा? और मैंने बताया जी बहुत अच्छा लगा। वही बातें जो मैंने आपसे अभी अर्ज़ की। उसके बाद सैयद नूर साहब जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर हैं और तौकीर नासिर साहब सॉरी वो एक एक्टर हैं। तो बड़ा लंबा उनका करियर रहा है 35-40 साल का। तो दोनों ही बहुत ही जाने-माने लोग हैं पाकिस्तान के। उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप बताएँ कि हिंदी फ़िल्मों को, टेलीविज़न चैनल्स को आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस उस वक़्त के साकिब निसार साहब ने बैन किया है, तो उनका क्या आपका क्या ख़्याल है इसके ऊपर? जिस पर उन दोनों ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है जी, ये एक डिफरेंट कल्चर है और हमारा एक डिफरेंट कल्चर है, हमारा हिंदुस्तान के कल्चर से क्या ताल्लुक? तो अच्छा किया उन्हें बैन कर दिया। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि अरविंद आप क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा जी कि एक ही कल्चर है हमारा, एक ही लोग थे हम 70 साल पहले। आज पाकिस्तान वजूद में आ गया है जिसे हम तस्लीम करते हैं पूरे दिल के साथ, और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं आप लोगों के साथ, स्पोर्टिंग टाइज़ हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो और तो आई डोंट नो कि अगर आपको आज ये बात कहने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि हमारा जो कल्चर है दोनों मुल्कों का वो मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं अरविंद साहब आप ये इस बात पे आप बहस ना करें। दो कौमी नज़रिया इसी बात के लिए वजूद में आया था कि हम 2 अलग-अलग कौमें हैं। नहीं, एक कल्चर नहीं है, एक नहीं हो सकता। एक कल्चर नहीं है साहब, बहुत फर्क है। कल्चर आपका अपना है, हमारा अपना है। दो कौमी नजरिया इसीलिए था, इसीलिए ये कौम बनी थी, इसीलिए ये पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के रिवाइवल को और सर्वाइवल को आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक नेशन है, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, दिल से तस्लीम करना चाहिए। हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी जिस पे मैंने कहा कि देखें सैयद नूर साहब, कल्चर का ताल्लुक जो है वो ज़बान से, खान-पान से, बूदोबाश से, आपकी जो हिस्ट्री है उससे है। तो हमारे तो पीर फ़कीर सारे सांझे हैं। लिबास जो आपने पहन रखे हैं या ये जो शो की होस्ट है नबीहा इजाज़ उन्होंने पहन रखे हैं, मेरी माँ-बहन भी यही कपड़े पहनती हैं। तो मैं तो कल्चरली आपके बड़ा करीब पाता हूँ अपने आप को। आप अगर नहीं पाते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मगर मेरा नहीं ख़्याल कि हमारा कल्चर कोई मुख्तलिफ है। द फैक्ट दैट मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू, यहाँ कोई अंग्रेज या कोई चीनी तो नहीं बैठा, कोई तुर्की या कोई अरब तो नहीं बैठा। आपका उनके साथ में कुछ भी मेल नहीं खाता। हमारी तो एक ज़बान भी मुश्तरका है और कल्चर भी मुश्तरका है। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बड़ा उसको काफ़ी हद तक जाके और डिफेंड किया, और वो बार-बार ऐसा लग रहा था मानो मेरे मुँह के ऊपर वो दो कौमी नज़रिए का लेबल चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि सैयद नूर साहब ने ये भी कहा कि देखें जी हम पाकिस्तानियों के बड़े दिल होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें बॉर्डर खोल देना चाहिए ताकि सारे हिंदुस्तानी एक बार आके और देखें कि हमारा दिल कितना बड़ा है, हम बड़े दिल वाले लोग हैं। प्रॉब्लम ये आ गई जब उन्होंने कहा कि कल्चर अलग है। तो मैंने कहा कि कल्चर अगर अलग होता तो आप दिलीप साहब को निशाने इम्तियाज़ से नहीं नवाज़ते। दिलीप साहब एक एक्टर हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदी सिनेमा की है। दुनिया में दिलीप कुमार को एक एक्टर के तौर पे जाना जाता है। आपने कितने ऐसे अरब मुल्कों के या कोई तुर्की से या किसको आपने ये निशाने इम्तियाज़ से नवाज़ा है जो कि कोई एक्टर हो?
तो आज अगर आप ये कहें कि दिलीप साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि मलिका तरन्नुम नूर जहां जब हिंदुस्तान आई तो उनको सुनने वालों में, उनके चाहने वालों में, उनके मद्दाहों में पूरी हिंदुस्तान की जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास, हमारी जो सोसाइटी है, वो पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, राइटर्स, पोएट्स, हर कोई वहाँ मौजूद था। सवाल ये था कि क्या ये गाएंगी या नहीं। ये उस वक्त की अखबार की हेडलाइन थी। दिलीप साहब खुद जाते हैं एयरपोर्ट पे मैडम नूर जहां को रिसीव करने, और वो स्टेज पर कहते हैं कि जितने बरस आप हमसे दूर रहीं, ठीक उतने ही बरस हमने भी आपका इंतज़ार किया। और जिसके जवाब में फिर मैडम नूर जहां कहती हैं कि मैं जितनी पाकिस्तान की हूं उतनी ही हिंदुस्तान की भी हूं। जितना मुझ पर हक पाकिस्तान के लोगों का है, उतना ही हक आपका भी है। एक आर्टिस्ट के चाहने वाले जहां कहीं भी हों, वो आर्टिस्ट उनका होता है, अपने मद्दाहों का होता है, और मेरे मद्दा कोई मुल्कों की सरहदों में नहीं है। तो ये बात मैंने जब उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने कहा कि सैयद नूर साहब ने कहा कि मैडम नूर जहां के सिवा आपके पास और कोई मिसाल नहीं है। मुझे उनकी बातें बड़ी अजीब लगी। वो प्रोग्राम शुरू तो हुआ था अमन, मोहब्बत, दोस्ती के पैगाम से, मगर बात कहीं ना कहीं जाके दो कौमी नजरिए से होती हुई पता नहीं किस तरफ चली गई। बड़ा अफसोस हुआ जी उनसे बात करके। अच्छा, इसमें जो है ना अरविंद, पाकिस्तान के एक फाउंडिंग फादर्स में से हैं चौधरी खलीकुज़्ज़मान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर भी रहे। उनकी किताब अगर सैयद नूर ने देखी होती तो शायद वो ये बात ना करते। उसमें उन्होंने दो कौमी नज़रिए पे काफ़ी क्रिटिकल तरीके से बात की है, और उनसे मुत्तफिक थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तो वो ये कहते हैं कि उनके ख्याल में दो कौमी नज़रिए से इंडिया के मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ, और उससे एक बैड ब्लड पैदा हुआ दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान। तो उनका ये ख्याल है कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को जब अपनी वो तारीखी तकरीर की 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो उसमें उन्होंने दो कौमी नज़रिए को खैरबाद कह दिया था। उनके अल्फाज हैं कि ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। तो आगे चलते हैं। आपकी कराची में जावेद जब्बार साहब से भी मुलाकात हुई। जावेद जब्बार साहब आपके इल्म में है कि हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, और वो हमारे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, सेनेटर भी रहे। वो आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? जी, जावेद जब्बार साहब से मुलाकात 13 दिसंबर 2018 को हुई। ये वही दिन है जब हिंदुस्तान में हमारे 3 असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों स्टेट्स में बीजेपी इलेक्शन हार गई थी, और जावेद साहब ने जब वो आए और उन्होंने ये खबर सबको सुनाई तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा, ओह, BJP has lost the elections in 3 key states of India. And he was very happy, and he asked me that, Arvind, aren't you happy about it? So I replied, Javed Saab, since you have already expressed your happiness, and I am in Karachi, so I can't say that I am unhappy, but I would like to know the reason of your happiness, sir. Why are you so happy about it, that BJP has lost the election? He said, well, BJP is a communal party, it's a Hindu nationalist party. It's not good for the secular fabric of India that a party like BJP rules India. So I said, Javed Saab, are you particularly concerned about one minority or all minorities of India? Because he had told me that, if BJP rules, it's not good for the minorities of India. So I asked him, and he said, well, I'm concerned about all the minorities. I said, Javed Saab, let's be a little bit honest. And he said, yes, I am concerned about the Muslims of India. So I then said that, Javed Saab, wouldn't it be great if Pakistan too were to be a secular country? Because I am also equally concerned about the minorities of Pakistan. And Javed Saab immediately replied, no, but we are an Islamic nation. And I said, how convenient, Javed Saab.
आपने तो एक सेकंड नहीं लगाया मुझे ये याद दिलाने में कि आप एक इस्लामिक मुल्क हैं। वेल गेस व्हाट, 70 साल बाद हिंदू मेजॉरिटी को इंडिया में ख्याल आया कि शायद ये सेकुलरिज्म का बोझ हम अकेले ही उठा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहां से फिर और बातें हुई, मगर जो उसका लबोलबाब है वो मैंने आपको बता दिया है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि जावेद जब्बार साहब जो हैं वो बहुत लिबरल इंसान समझे जाते हैं। तो अब जैसे बानी पाकिस्तान जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की तकरीर में माइनॉरिटीज़ के साथ ये वादा किया कि वो सारे इक्वल सिटीजन्स होंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे हैं, जस्टिस जावेद इकबाल उनमें से एक हैं, जो कहते हैं कि जी इस्लाम तो बहुत सेकुलर किस्म का मज़हब है और हम इक्वालिटी पे यकीन रखते हैं, तमाम नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो बराबर हैं। मिसाके मदीना की मिसाल दी जाती है कि मिसाके मदीना में तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम यहूदी जो थे उनको एक मिल्लत या एक नेशन करार दिया गया और उनके हुकूक भी बराबर थे। तो जावेद जब्बार साहब जो हैं वो क्या वो इक्वालिटी सब यानी सारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए इक्वालिटी पे यकीन नहीं रखते थे? ये बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए भी। तो देखिए शकील साहब, इसमें बात यूं है कि आप हिंदुस्तान को तो एक सेकुलर मुल्क की शक्ल में देखना चाहते हैं, लेकिन आप खुद इस्लामिक मुल्क बने रहना चाहते हैं। मेरा जो बुनियादी सवाल है जावेद जब्बार साहब से नहीं, तमाम लोगों से, कि अगर सेकुलरिज्म एक जो आइडिया है वो अगर इंडिया में अच्छा है तो वो पाकिस्तान में भी अच्छा है, वो अमेरिका में भी अच्छा है, वो हर जगह अच्छा है। सेकुलरिज्म के बारे में हमारे यहाँ जो है ना जी तासुर ये बन गया है कि ये एक गाली के तौर पे इसको लिया जाता है। मुझे याद है कि आज से कोई 20-22 साल पहले जमात इस्लामी हिंद के एक अमीर यहाँ आए। तो जमात इस्लामी का एक अखबार है यहाँ जसारत, उसके एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू किया। तो वो बड़ा हैरान हो गया कि जब जमात इस्लामी हिंद के अमीर ने सेकुलरिज्म के हक में बात की, तो वो उनसे पूछने लगा कि आपके ख्याल में क्या डेफिनेशन क्या है सेकुलरिज्म की। तो उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी, बड़ी आसान डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा मजहब की बुनियाद पर अदम इम्तियाज, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो अब ये हैरत की बात है कि जमात इस्लामी हिंद जो है वो तो मानती है सेकुलरिज्म को और वो उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो उसको बहुत ही खतरनाक किस्म की साजिश समझती है मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक सच ये भी मैं बताता चलूं शकील साहब, सेकुलरिज्म अब हिंदुस्तान के अंदर भी जो हमारा जो एक राइट विंग नेशनलिस्ट तबका है उसके अंदर भी एक गाली बन गई है, और वो इसलिए है कि उन्हें लगता है कि हम मेजॉरिटी में हैं, तो और वैसे भी हम ही अकेले इसका बोझ ढोते आए हैं, मुसलमानों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए ये सिर्फ इस बात ने उनको भी एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का मेंबर हूं यहाँ पर, तो मुझे सेकुलरिज्म के जो फायदे हैं और उसके जो नुकसान हैं उनका अच्छी तरह से पता है। अगर मैं ये कहूं आपसे यहाँ बैठकर कि सेकुलरिज्म बहुत बुरी चीज है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना चाहिए कि ये इंटरव्यू बंद करके मुझे अपना सामान बांधना चाहिए और मुझे हिंदुस्तान चले जाना चाहिए और उन फोर्सेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म एक जो है वो एक बीमारी है, जिसको आजकल सेक्युलरिज्म कहते हैं, सिख वो लगाते हैं। तो मैं ये उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छा निज़ाम है जिसमें हर किसी को आज़ादी है अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों के मुताबिक जो है बिताने की, और ये लादीनियत जो हमारे मुस्लिम भाई बहन समझते हैं, ये लादीनियत नहीं, ये हरदीनियत है। इसमें हर दीन के लिए जो है जगह है। ये प्रोफेसर परवेज हुद भाई ने एक बार ये बात कही थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये हम लोगों को जाकर और अपने मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को समझाने की जरूरत है। आखिर वो भी तो पाकिस्तान से जब कहीं माइग्रेट करते हैं, इस्लामिक मुल्कों में तो नहीं जाते, वो वेस्ट में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाते हैं। ये तो सारे सेकुलर मुआशरे हैं।
और इंडिया से भी जो लोग माइग्रेट करते हैं वो नेपाल तो नहीं जाते, एक हिंदू कंट्री में वो भी यहीं जाते हैं। तो हमारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके ऊपर हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा अरविंद, आखिर में मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो इलाका है वहाँ मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी हैं, तो क्या माइनॉरिटीज के साथ कैसा आपका इंटरेक्शन वहाँ रहा है? हमारे इलाके में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी है, मसीह बिरादरी के लोग इतने नहीं हैं, कम से कम जहाँ मैं रहता हूँ उन इलाकों में नहीं है। तो मुसलमानों के साथ में ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लोग एक दूसरे के साथ में उठते बैठते हैं। मेरे अपने बुजुर्ग जो हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमारे जो आसपास के मुसलमान गांव हैं उनके बड़ों से, और वो ताल्लुकात आज तक कायम है। हम एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याहों में जाते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहूँगा। आज से 3-4 साल पहले मेरे ही पड़ोस के एक गाँव में, जो कि मुसलमानों का गाँव है, वहाँ मैं गया अपने दोस्त तनवीर अहमद के साथ। उनके मामा के घर पे जाने का हमने फैसला किया। तो हमारे यहाँ पे देखें जो क्लास सिस्टम है वो आज भी कहीं ना कहीं पे उसके रूट्स आपको मिल जाएंगी जैसे ही आप रूरल एरियाज में जाते हैं। मुसलमान के घर का पानी पीना शायद आज भी बहुत सारे लोगों के नज़दीक कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। खैर मुझे पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है पेट की, तो मैं अपना पानी साथ ही लेके जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो मेरे हाथ में पानी की बोतल देख के शायद उनको अजीब लगा हो कि हमारे घर का पानी नहीं पीना चाहता। उन्होंने पानी ऑफ़र किया। मैंने कहा जी मुझे पेट की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मैं पानी अपना साथ रखता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चाय के लिए आप, उन्होंने कहा आगे कि चाय बनवाएँ। मैंने कहा जी मैं कैसे बताऊँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की, और शायद आप समझ भी ना पाएँ कि वो होती क्या है। तो मैं चाय नहीं पीता हूँ। उन्होंने कहा दूध तो ज़रूर पीते होंगे। मुझे हँसी आई। मैंने कहा कि जी वो एक ही बात है जिसमें कोई भी दूध का कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें अगर जाता है तो मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे स्टमक अपसेट हो जाता है उससे। तो मैंने कहा देखें आप मुझे चाय, दूध, पानी इन सस्ती चीज़ों में टालने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ पूरा दिन गुज़ारने आया हूँ, आप मेरे खाने की तैयारियाँ करें तो बेहतर होगा, मुझे भूख बहुत लगी है। तो मेरे ये कहने पर उन सब के चेहरे पे एक मुस्कान आई और सब के सब बहुत खुश हुए। तो वो एक बड़ा ही अच्छा आइस ब्रेकिंग सेशन था कि जी जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि हमारे घर का जो है वो पानी या दूध, चाय पीने के लिए भी ये नौजवान तैयार नहीं है। बहुत कम लोग जाते हैं उनके घरों में, ये भी एक सच है। ताल्लुकात अच्छे हैं, लोग बाहर मिलते हैं और एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, मगर हर रोज एक दूसरे के यहाँ पे उठना बैठना वो पहले ज्यादा होता था जब हम छोटे थे। अब धीरे धीरे वो चीजें कम हो रही हैं, ये भी एक सच है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आप सबसे मिलने आया हूँ और मेरे कुछ शिकवे शिकायत हैं, कुछ जो मैं आपसे करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं। मैंने कहा गांव के सब लोगों को बुलाएं, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को। तो जितने हो सकते थे उन्होंने इकट्ठे किए, कोई 100-50। तो मैंने उनसे कहा देखें जी दुनिया बहुत बदल गई है और इस बदलती हुई दुनिया के साथ आपको भी बदलना होगा। अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आप लेकर जाएं और शायद इसमें आपका और इस मुल्क का कोई भला हो। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी और हमने बड़ी लंबी इसके ऊपर गुफ्तगू की। मुझे ये भी पता चला कि उस गांव में तकरीबन 2000 ऐसे नौजवान थे जो कि बेरोजगार थे। बेरोजगारी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है आज। अगर आप गांव देहात में जाएं तो किसी की अगर नौकरी लग जाती है तो पूरे गांव में खुशी की लहर होती है कि फलां शख्स की नौकरी लगी है, और वो सरकारी नौकरी हो तो फिर तो क्या कहने साहब। आने वाले वक्त में हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। एक खाली जो दिमाग है वो शैतान का घर होता है। जब इंसान बेरोज़गार होता है तो कहीं न कहीं से उसने कुछ न कुछ तो खाना होता है, तो उससे फिर जुर्म बढ़ता है मुआशरे में और उसके और बहुत सारे असरात होते हैं। तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एक मिसाल मेरे एक और मैं देना चाहूँगा साहब, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था जयपुर में, अपनी आखिरी 4-5 साल की स्कूलिंग मैंने वहाँ से की, तो मेरा जो सबसे करीबी
दोस्त था और सबसे अमीर तरीन दोस्त वो एक मुसलमान था, मकसूद अली उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो हर रोज मुझे स्कूल के बाद शाम को मिलने आता अपनी महंगी गाड़ियों में और मोटरसाइकिल्स पर, और हम फिर तफरी के लिए जाते शहर में आसपास। तो आज आप जहां देखें, जिस चैनल पर देखें, मजहब को लेकर बात हो रही होती है। रेफरेंस पॉइंट जो है लोगों के दरमियान टीवी चैनल्स पर डिबेट का, वो मजहब होता है। उन दिनों में मजहब पर हम बात नहीं किया करते थे, एज इफ कि वो फर्क ही नहीं पड़ता उसका, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मजहब के हमारे लिए कोई मायने नहीं थे। अब धीरे धीरे लोगों के बीच में एक रिलीजन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो हमने रिवर्स गियर लगा लिया हो, हम आगे बढ़ने के बजाय 1947 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है शकील साहब। अच्छा अरविंद, ये बताइए कि आपका पहला विजिट तो बड़ा अच्छा रहा, तो क्या अब भी ख्वाहिश है दोबारा पाकिस्तान आने की, और आप पाकिस्तान के अवाम से क्या कहना चाहेंगे इस स्टेज पर? शकील साहब, मेरी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा दिन हो, कोई ऐसा लम्हा हो जब ये जो पाकिस्तान लफ्ज़ है ये मेरे जहन में ना आता हो। मेरी ये कोशिश है कि जब कभी भी कोविड ख़त्म हो और मैं हिंदुस्तान अपने घर वालों से मिलने आऊं, तो मैं पाकिस्तान भी कुछ दिन बिता कर जाऊं। और मैं चाहूँगा कि ये जो आने जाने का सिलसिला है ये यूं ही बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो हमारी ये गलतफहमियां कैसे दूर होंगी। मेरा तो ये कहना है साहब कि जहां से भी शुरू हो, गुफ्तगू का आगाज होना जरूरी है। हम आपस में बैठें, गिले शिकवे करें, जी भर के करें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपके सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके पास बात करने के लिए कुछ रहेगा नहीं, और फिर आप कोई मुस्बत बात करेंगे और शायद उसमें से कुछ अच्छा निकल कर आए। तो मेरी तो ये कोशिश है कि ना सिर्फ हिंदुस्तानियों को बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी हिंदुस्तान आना चाहिए, उन्हें हमारा मुल्क देखना चाहिए। मजहबी मुआशरा है पाकिस्तान, तो शायद अगर कोई चीज़ अगर मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं तो मैं ये कहूं कि भाई अजमेर शरीफ ही देखने आ जाओ, जामा मस्जिद को ही आके देखो, दिल्ली के लाल किले को देखो, आगरा के लाल किले को देखो, उन उन गलियों को देखो, उन मोहल्लों को देखो जिन्हें आपके आबा व अजदाद छोड़ के चले गए थे। अपने घरों को आकर देखो और अपने बच्चों को बताओ कि हम किन मुश्किलात के दौर से गुजर कर और हमने क्या कुछ देखा, और सन 47 में जो गदर हुई और जिस तरह से हमने एक दूसरे का कत्लेआम किया, वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। बहुत ज़रूरी है शकील साहब कि हम 47 के जो फसादात हैं उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि इंसान होना क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और किस तरह से हमें अपने इंसान होने पर उस वक्त में शर्म आई होगी। वो माएँ बहनें जिनका हम एहतराम किया करते थे, हमने उन्हीं की इज्जतें लूटी। और मैं सबके बारे में कहता हूँ, कोई हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम, किसी के लिए भी, ये सब के ऊपर बात है। तो हमें अपने अपने बच्चों को अपने माजी के बारे में बताना होगा, ताकि वो ये कसम खाएं कि जो हमारे बड़ों से गलतियां हुई वो कभी हमसे ना हो। मैं ये भी कहता चलूं कि अमृतसर के अंदर एक पार्टीशन म्यूजियम खुला है, तो जो लोग लाहौर में रहते हैं और अगर कभी आए हिंदुस्तान, तो सबसे पहले आप पार्टीशन म्यूजियम में ज़रूर जाएं। आपको वहाँ पर आप जो भी वक्त बिताएंगे, वहाँ से बाहर निकलने के बाद में आपको एहसास होगा कि हमने शायद दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा एक ब्लडी पार्टीशन देखी है, और वो एक भयावह खतरनाक जो जो मंजर थे वो खुदा किसी को ना दिखाए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ही कोई म्यूजियम पाकिस्तान में भी हो और लाहौर में हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फसादात थे वो इसी रीजन में हुए थे। हमारे यहाँ पे बंटवारे को एक अफसोसनाक वाक़ये के तौर पे देखा जाता है,
पाकिस्तान में उसे उस तरह से नहीं देखा जाता। काफ़ी लोग उसे, ज़्यादातर जो आपका जो नेशनल नैरेटिव है, वो उसे एक सेलिब्रेशन के तौर पे देखता है, क्योंकि उसी के होने के बाद, बँटवारे के ही होने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। मैं ये कहता हूँ कि मालिक कायनात पाकिस्तान को भाग लगाए और पाकिस्तान खूब तरक्की करे, लेकिन वो इस बात को याद रखे कि हमारा पास्ट कितना शेमफुल रहा है, ताकि हम वो गलतियां रिपीट ना करें। जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया, मुझे ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे 47 की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ा आसान होता है शकील साहब आज के इस पॉपुलिज्म के दौर में पॉपुलर बातें करना, वो बातें जो कि हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। हर रोज किसी न किसी पब्लिक रैली में वो एक दूसरे को किस तरह से कोसते हैं, उन बातों से हमारा बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है। अगर कोई अपने लोगों का अच्छा सोचता है तो उसे अनपॉपुलर बात कहनी चाहिए, क्योंकि लीडर वही है जो अनपॉपुलर बात को पॉपुलर बनाए। पॉपुलिस्ट लीडरों की हमें जरूरत नहीं है। जो इंसान अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता हो और ये कहता हो कि ये धरती मेरी माँ है, हम धरती माता कहते हैं, आप मादरे वतन कहते हैं, तो अपनी माँ की कोख में कोई बम नहीं डालता, कोई बारूद नहीं डालता। हमारे यहाँ पर मैंने 2001 में जब स्टैंड ऑफ हुआ था, 2001 या 2002 के दौरान, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एंटायर डेट, मगर उस दौरान जो इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ हमारे पार्लियामेंट पे अटैक के बाद, मैंने खेतों में माइंस को फटते हुए देखा है, उसमें इंसानों की जानें जाती हुई देखी हैं, जानवर जो आपके मवेशी होते हैं उनको मरते हुए देखा है। तो कैसे लोग हैं हम? हमें चाहिए था कि हम अपने खेतों में लहलाती हुई फसलों को देखें, ना कि बम गोले बारूद पे। अपनी ही माँ का सीना छलनी कर देना और फिर ये कहना कि हम बड़े देशभक्त लोग हैं, बड़े हुब्बुल वतन हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरा यही पैगाम है। इसके अलावा कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए किसी और रोज बात करेंगे। थैंक यू अरविंद, आपने बहुत अच्छी बातें की और आप बहुत दिल से ये बातें करते हैं और आप पाकिस्तान के एक वेल विशर के तौर पे ये बातें करते हैं। तो आपने जंग की बात भी की, तो मैं इजाज़त लेने से पहले सहर लुधियानवी की एक बहुत अच्छी नज़्म है जंग के खिलाफ, ए शरीफ इंसानों, उसके कुछ शेर पेश करना चाह रहा हूँ। उन्होंने लिखा था 65 की जंग के बाद, और ये ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुई। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। तो इसी के साथ मैं अपने व्यूअर से इजाजत चाहता हूं। तो अरविंद, एक दफा फिर आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। खुदा हाफिज।